हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज क्लास +2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बुक के अंदर मैं चैप्टर 4 की जो थ्योरी है वो यहाँ इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, जिसमें हम मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम जो है वो इसके ऊपर मैं पार्ट 1 के ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ, जिसके अंदर मैं 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट जो हैं वो कवर कर रही हूँ। जैसे स्टेप्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड, देन प्रिकॉशंस क्या होंगी वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंगली या प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली, और प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है। ये 3 टॉपिक को मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करूँगी। चलिए करते हैं। चलिए स्टेप्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट मेथड। इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले क्या करना है आपने कि आइडेंटिफाई करना है प्रोड्यूसिंग यूनिट और द इंडस्ट्रियल कैटेगरीज ऑफ द प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्रियल कैटेगरीज ऑफ द प्रोड्यूसर, जिसके अंदर 3 तरह के सेक्टर्स आते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल सोर्सेज से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है, फिशिंग आ जाता है एंड देन माइनिंग आ जाती है। और सेकेंडरी सेक्टर का मतलब है कि ट्रांसफ़र करना वन टाइप टू द अनदर, दैट मीन्स रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट आ जाता है, जिसके अंदर क्लोथ्स प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्रॉम द कॉटन, यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाया गया, कॉटन से क्लोथ बनाई गई, तो ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। अब आता है टर्शियरी सेक्टर, जिसके अंदर हमारा सर्विस सेक्टर सारा आ जाता है, जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज, जैसे बैंकिंग हो गया एंड देन इंश्योरेंस हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी। ये आपके न्यूमेरिकल्स पार्ट के अंदर, जिसको ये न्यूमेरिकल्स आते होंगे तो इनके लिए बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि थ्योरी पार्ट करने से पहले आप हमेशा न्यूमेरिकल पार्ट को सबसे पहले करें, उसके बाद ये थ्योरी पार्ट अपने आप समझ आने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप है आपका कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी एमपी। पर वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, वैल्यू एडेड बाय इंडिविजुअल सेक्टर कैलकुलेट करना है, जिसमें 3 तरह के सेक्टर हैं, उनका आप अकेले अकेले ये कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वो आपकी 3 चीज़ों से मिलके बना है, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक प्लस गुड्स परचेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। इसी के साथ स्टॉक क्या होता है, दैट मीन्स डेल्टा स्टॉक यहाँ पे आएगा। डेल्टा स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस द ओपनिंग स्टॉक। इसी तरह से वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है ये मार्केट वैल्यू है किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोवाइड करी जाती है बाय द फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट वैल्यू जो फर्म के थ्रू मार्केट में प्रोवाइड किया जाता है 1 साल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इस तरह से इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है, दैट मीन्स ये आपको चैप्टर 2 के अंदर जब करवाया गया था, 1 और 2 की थ्योरी करवाई थी, मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी आता है। Intermediate means that the expenditure incurred on the intermediate input which is used for the process of the production. For example, raw material यूज़ किया जाता है, फ्यूल यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी जाती है। दैट मीन्स फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल या आप फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब बात आती है जीडीपी एमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल सेक्टर, जितनी भी वैल्यू एडेड आपने ऊपर कैलकुलेट करी, उन सारे सेक्टर्स का, चाहे वो प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी, इन तीनों की वैल्यू एडेड आपने कैलकुलेट करनी है, और तीनों की वैल्यू एडेड आपने यहाँ पे प्लस कर देनी है, तो वो आपके सामने क्या बन जाएगी, जीडीपी एमपी। चलिए अब नेक्स्ट आपके सामने आते हैं 2 स्टेप्स, जिसके अंदर आपके आते हैं कैलकुलेशन ऑफ द डोमेस्टिक इनकम, एनटीपीएफसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये चार्ट आपको याद होगा, जो न्यूमेरिकल पार्ट करवाते हुए वीडियो मैंने बनाई थी, उसके वहीं से निकलता है। दैट मीन्स जी से एन में जाना है तो क्या करना होता है, माइनस डेप्रीसिएशन। डी से डी में जाना है तो नो चेंज, पी से पी में जाना है तो नो चेंज, एमपी से एफसी की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, माइनस एनआईटी। ये चार्ट यूज़ होता है, ये आपको याद होगा। वीडियो जो है वो पुरानी बनी हुई है मेरी, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। नाउ 4th आता है कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम। ये भी आपके चार्ट से ही निकलती है। नेशनल इनकम का सिंबल होता है एनएनपीएफसी। एनडीपीएफसी तो हमने निकाल ही ली है, एनडीपीएफसी से फिर हमने कहाँ जाना है, एनएनपीएफसी तक। ये देखिए एनएन सेम है, डी से एन में जाना है तो क्या करेंगे, प्लस निफिया। पीपी सेम है और एफसी सेम है, तो दैट मीन्स सिर्फ प्लस करेंगे निफिया एनडीपीएफसी में, तो वी विल गेट द नेशनल इनकम। तो दीज आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू द
प्रोडक्ट मेथड, तो इसके अकॉर्डिंग आपने ये इसको मेंशन करना है। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 to 4 मार्क्स की रेंज का ये क्वेश्चन आपको पेपर में डाला जा सकता है। चलिए अब करते हैं प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशन में जो ध्यान रखने हैं, कुछ बातें हैं जो वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंगली आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे आता है या इसमें से स्टेटमेंट कुछ पूछी जाती हैं, तो वो कौन सी है, मैं एक एक स्टेटमेंट के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। पहला है इंटरमीडिएट गुड्स है वो नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये इंक्लूड नहीं करी जाती है क्योंकि हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही कंसिडर करते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड के अंदर काउंटेड होती है। बट अगर हम इसको दोबारा से काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल लीड यू द डबल काउंटिंग। ये रीज़न बहुत याद रखने वाली चीज़ है क्योंकि जो आपको आगे स्टेटमेंट्स आनी है तो उसके अंदर रीज़न पूछा जाएगा, तो ये स्टेटमेंट आपको फिर देनी पड़ेगी साथ में रीज़न में। नाउ सेल एंड परचेज ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, क्योंकि जो कोई भी सेकेंड हैंड जो गुड्स हम सेल या परचेज करते हैं तो जब फर्स्ट हैंड वो खरीदी या बेची गई होगी तब वो काउंट हो चुकी होगी। तो इसीलिए जब हम इसका सेकेंड हैंड सेल और परचेज का गुड्स का भी काउंट करना शुरू कर देते हैं तो अगेन वो करंट फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज में नहीं आता है और वो फिर से डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज हो रही है सेल और परचेज ऑफ द सच गुड्स, वो हमने इंक्लूड करनी है इन द नेशनल इनकम। क्यों इंक्लूड करनी है? क्योंकि वो प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द करंट ईयर के अंदर आती है, वो पहली बार क्रिएट हुई है। दिस इज द रीज़न। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, थर्ड आता है प्रोडक्शन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द सेल्फ कंजप्शन और डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ द दैट मीन्स सेल्फ सर्विसेज का मतलब होता है जैसे आपके मम्मा है किचन में काम करती है, आपके घर में एक गार्डन है तो आप गार्डन खुद मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो लव एंड अफेक्शन के साथ होती है और आपकी मदर आपके लिए इतना काम करती है तो उनकी सर्विसेज कहीं अनकाउंटेबल होती हैं। ये मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, ये प्यार के थ्रू होती है। तो इसीलिए जो सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ है या किचन गार्डनिंग है, ये नॉट टू बी इंक्लूडेड है इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर इट्स मार्केट वैल्यू। उनकी मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। एंड दीज सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द होम एंड नेवर एंटर इन द मार्केट प्लेस। और ये मार्केट प्लेस के अंदर एंटर हो ही नहीं सकती हैं, इसलिए इसको नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस बोला जाता है। और इसी तरह से बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ये तो आपके फैमिली मेम्बर के थ्रू है कि फैमिली मेम्बर घर का काम कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट काउंटेड। बट हाँ, अगर आप अपने घर में कोई पेड सर्विसेज लेते हैं, दैट मीन्स सर्विसेज ऑफ मेड है, ड्राइवर है, उन या प्राइवेट ट्यूटर लगाते हैं, तो उनकी सर्विसेज काउंटेबल होंगी क्योंकि ये नेशनल इनकम का पार्ट मानी जाएंगी। उसका रीज़न है कि आप उसको पेमेंट दे रहे हैं तो उससे सर्विस जनरेट हो रही है उनकी, आप बदले में उनकी सर्विसेज लेकर आप मनी उनको दे रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ काउंटेड इन द नेशनल इनकम। नाउ नेक्स्ट आता है फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। तो दैट मीन्स अगर गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं फॉर द सेल्फ कंजप्शन के लिए तो वो आपकी काउंटेबल होती हैं। अब जैसे मेरी एक फैक्ट्री है सपोज समझ लीजिए, तो मैं वहाँ पे कपड़ा बनाती हूँ, राइट, सूट्स बनते हैं, लेडीज सूट्स बनते हैं वहाँ पे। तो मेरे को 2 सूट्स वहाँ पे पसंद आ गए तो मैं उसको घर पे ले आई, बट मेरा मोटिव नहीं था उसको घर पे लाने का, बट फिर भी मुझे पसंद आ गए तो दैट विल बी मैंने इसको घर पे ले आई। तो वो जो सूट है वो मैंने अपने लिए नहीं खरीदा था, अपने लिए नहीं बनाया था, वो फॉर द मार्केट पर्पसेस के लिए था, तो इसीलिए ये काउंटेबल हो गया। कोई भी यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है गुड्स, गुड्स मीन्स जो बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए बिजनेस में सेल आउट करने के लिए बनाया जाता है उनको हम गुड्स बोलते हैं। बट अगर वही चीज़ आप घर के लिए ले आते हैं या सेल्फ कंज्यूम कर लेते हैं वो इट विल बी काउंटेड क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू है। देखिए, एज दे कंट्रीब्यूट टू द करंट आउटपुट so their value or estimated or imputed are not sold in the market, and then for example the farmer keep a major part of their produce for self consumption, imputed value जो है वो इंक्लूड करी जाएगी इन द नेशनल इनकम। एक फार्मर है जिसने अपने प्रोडक्शन करा है तो वो कुछ गुड्स अपने घर के लिए ले आता है तो वो नेशनल इनकम में काउंटेबल होगी क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू है। नाउ इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द ओनर ऑक्युपाइड हाउस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुड बी इंक्लूडेड। एक ओनर है जो अपने घर में रहता है, रेंटेड नहीं, अपने घर में रहता है, हर घर की एक रेंटल वैल्यू होती है, तो वो एक इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू वो हमारी नेशनल इनकम में काउंटेबल होती है।
देखिए, पीपल दे लिव देयर ओन हाउस, डू नॉट पे एनी रेंट, बट दे एंजॉय द हाउसिंग सर्विसेज, क्योंकि वो हाउसिंग सर्विसेज एंजॉय करते हैं, सिमिलर टू दोज हु स्टे इन द रेंटेड हाउस, देयरफॉर सच हाउसिंग सर्विसेज आर एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेंट ऑफ द सिमिलर एकोमोडेशन। तो इसीलिए उनकी इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू जो है वो काउंटेबल करी जाती है, और इट इज़ इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इम्प्यूटेड रेंट। Now the last point, change in the stock of goods or the inventory that is included in the national income. क्यों? Because it is a part of the capital formation. ये capital formation का part बन जाता है। capital formation की आगे 2 कैटेगरीज थी, आपको याद होगा पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बताया था, एक फिक्स्ड होता है और एक इन्वेंट्री होता है, तो इन्वेंट्री स्टॉक का पार्ट है ये, ठीक है। तो दैट इज़ द कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ बच्चे, अब लास्ट टॉपिक इस वीडियो का कवर कर रही हूँ, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द डबल काउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन आता भी है इसके ऊपर। डबल काउंटिंग का मतलब होता है एक ही चीज़ को, सेम प्रोडक्ट को मोर देन वंस आपने काउंट करना। अब जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, एक चार्ट मैं शो कर रही हूँ, इस चार्ट को ध्यान से समझिए। देखिए, फार्मर जो है वो वीट उगाता है, तो टोटल आउटपुट उसकी यानी कि वैल्यू ऐड करके 2000 किया और टोटल आउटपुट उसकी कितनी हो गई 2000, यानी कि उसने वीट उगाया। आगे उसने मिल ओनर को सेल कर दिया 2000 का, दैट मीन जो मिल ओनर को सेल किया वो 2000, ये जो वैल्यू है दैट इज़ द इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गई। और ये जो 2000 है इसमें उसने क्या किया, प्लस किया 500, दैट मीन्स उसमें वैल्यू ऐड करी और ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2500, यानी कि 2000 की उसने कनक खरीदी थी। एक सिंपल लैंग्वेज के अगर मैं बोलूँ तो उसने वीट खरीदी थी, उसमें उसने उसका आटा बनाया और फ्लोर बनाया यू कैन से, और 500 उसमें ऐड किया तो 2500 उसका वैल्यू बन गया। तो अब ये मिल ओनर ने आगे उसको बेकर को सेल कर दिया। बेकर क्या बनाता है, ब्रेड बनाता है, तो उसने 1100 की उसमें वैल्यू ऐड करी, दैट मीन्स उसने वो बनानी थी, ब्रेड बनानी थी, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसने डाले, तो 1100 के थे, तो अब उसकी वैल्यू बन के कितनी होगी 3600। अब 3600 आगे उसने पैकिंग के लिए कन्फेक्शनर को दे दिया, वो ब्रेड उसने कन्फेक्शनर को दी, कन्फेक्शनर ने 3600 अब उसकी क्या बन गई, आईसी बन गई, और उसमें प्लस किया, उसने वैल्यू ऐड किया, उसको पैकेट में अच्छे से रैप किया, उसके पैकेट्स बनाए, 400 की कॉस्ट उसने उसमें ऐड कर दी, और 4000 का ये क्या बन गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। दैट इज़ द 4000 वो है जो अल्टीमेटली कस्टमर्स को बेचेगा। अब क्वेश्चन क्या है, अब ये अगर देखें, ये जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है वो 4 स्टेजेस के अंदर आया, तो अगर मैं इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट 12100 लेती हूँ, यानी कि आपने एक प्रोडक्ट को 4 बार काउंट किया, तो दैट इज़ रॉन्ग, इससे डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आएगा। हम इसके लिए हम डबल काउंटिंग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अब ये देखिए, हाउ टू अवॉइड इट। अब हमने क्या करना है, या तो फाइनल आउटपुट ले लीजिए, आपका पहला मेथड है फाइनल आउटपुट। यहाँ चार्ट के अंदर अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो फाइनल आउटपुट का मतलब है ये जो फाइनल आउटपुट बन के रेडी हुई है 4000, इसको ले लेते हैं। ये अगर हम लेते हैं 4000 जो अल्टीमेटली कस्टमर को बेचा गया है, तो इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। इसी को लेकर आप जो आपने मार्केट में बेचा है वही आपकी फाइनल आउटपुट काउंट होगी और डबल काउंटिंग भी नहीं होगी। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी कंसीडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी कंसीडर्ड। इन द अबव एग्जाम्पल, ब्रेड सोल्ड टू द कस्टमर to the final goods, that is the 4000 will be included in the estimation of the GDP। चलिए अब नेक्स्ट मेथड करते हैं। अब यहाँ पे आता है कि वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड मैंने आज कराया भी है आपका, उसका फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। ये देखिए नीचे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी का फॉर्मूला लगाइए। 12100 उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट थी, माइनस 8100 कर दीजिए, तब भी आपका आंसर 4000 आता है, ₹4000। और ये आपकी वैल्यू एडेड मेथड को यूज़ करते हैं तो आपका डबल काउंटिंग नहीं होगा। तो इस तरह से आपने इसको करना है। चलिए, ये आपके आज के टॉपिक मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए, 3 टॉपिक। ये पार्ट 1 के अंदर वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड देन कमेंट जरूर करिए। इससे मोटिवेशन होती है मुझे भी और मैं और अच्छी वीडियोस बना पाऊँगी। थैंक यू।